वेलकम टू एस वाई स्टडी पॉइंट। आज मैं बात करने वाला हूँ नीति निषेध तथ्य और मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के एमसीक्यू के बारे में। ये संविधान का मैंने चैप्टर वाइज रिवाइज करवाते हुए चल रहा हूँ एमसीक्यू के माध्यम से। उसमें ये टॉपिक जो है आज का नीति निषेध तथ्य एवं मौलिक कर्तव्य के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने उसको एमसीक्यू के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निषेध तत्व किस देश के संविधान पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से आधारित है भारतीय संविधान में नीति निषेध तत्व। आपके पास ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए या कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। भारत संविधान में नीति निषेध तत्व जो है वो आधारित है किस पे, आयरलैंड के संविधान से। यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है भाग 4, भाग 2, भाग 3 या भाग 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4। भाग 4 में ही बात की गई है राज्य के नीति निषेध तत्व को, जिसका आर्टिकल यहाँ पे हम देख सकते हैं 36 से लेकर 51 तक है। यहाँ पे इसे एग्जाम्पल के तौर पर माना जाए अनुच्छेद 48 जो है राज्य के नीति निषेध तत्वों का मूल मंत्र है। इसमें जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय नागरिक की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करता है। तो लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, भाग 4 में नीति निषेध तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी मतलब वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने है अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना। यही होता है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। अब भाग 4 में नीति निषेध तत्व की बात की ही गई है, इसी के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को ही बताया गया, जो कि राज्य निषेध तत्व कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेके 51 तक। इसी के बारे में, इसी में बात किया गया है वेलफेयर स्टेट की। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो किस टाइप से इसको हम बोल सकते हैं, तो इसमें ज़्यादातर अनुच्छेद जो हैं वो कल्याण सुनिश्चित करते हैं, महिला पुरुष समान वेतन, कुटीर उद्योग, इन सब के बारे में इसी मतलब राज्य के नीति निषेध तत्व में ही रखा गया है। इन सारे टॉपिक को रोजगार देना, मतलब कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, महिला और पुरुष को समान वेतन के बारे में बात करना, समान सिविल संहिता के बारे में बात करना, इन सारे टॉपिक का डिस्कशन इसी में किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसमें कह रहा है कि किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य को रखा गया है। आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 51 का या अनुच्छेद 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का में ही मूल कर्तव्य को रखा गया है। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश से, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, भाग 4 के का और अनुच्छेद 51 का में। यहाँ से आपको, अब इसमें एक पहले यहाँ पे 10 थे, फिर बाद में इसमें 86वें संविधान संशोधन, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है। यहाँ से आपको इतनी, और दूसरी बात, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है यूएसएसआर या रसिया, यूएसएसआर बोले या रसिया से लिया गया है। यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिली। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे है राज्य के नीति निषेध तत्व किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा इसको नहीं लागू किया जा सकता, इससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 39। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में ही कहा गया है कि डीपीएसपी, इसी को डीपीएसपी भी बोलते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिली है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो किसने कहा डीपीएसपी ऐसा चेक है जिसे सुविधा
अनुसार अदा किया जा सकता है। डीपीएसपी अगर बात की, डीपीएसपी लिखा हो या राज्य के नीति नियंत्रण तथ्य लिखा हो, दोनों बात एक ही है। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति नियंत्रण तत्व। तो ये किसने कहा कि डीपीएसपी ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन है के.एम. मुंशी, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या के.टी. शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा के.टी. शाह ही ने कहा था कि डीपीएसपी जो है ये सुविधानुसार अदा किया जा सकता है, ऐसा चेक है। तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समान नागरिकता संहिता किस राज्य में लागू है? समान या इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिकता संहिता किस राज्य में लागू है? ऑप्शन आपके पास है मणिपुर, मिजोरम, गोवा या नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिकता संहिता लागू है, जो कि रिलेटेड है अनुच्छेद 44 से, जो कि रिलेटेड है अनुच्छेद 44 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसमें कहा गया है किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समान न्याय और विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 33 का। तो इसका सही आंसर आप ठीक आप लगातार फ्रिक्वेंटली आंसर टिक करते रहिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपका कितना सही हुआ। इससे थोड़ा सा आपका अट्रैक्शन और आएगा क्वेश्चन में, अगर खुद से आप सही करते हो और मैं यहाँ पे जो बताता हूँ अगर दोनों सेम मैच कर गए थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आएगा, आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो पाएगी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 का। अनुच्छेद 39 का में ही कहा गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिली। अब एक्चुअली में ये क्या है कि निःशुल्क विधिक सहायता को फ्री लीगल एड की व्यवस्था जो है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया था। मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान निर्देश दिया गया है? गठन का निर्देश दिया गया है। आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 78। तो सीधा कहने का मतलब है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार ये पूछा ही गया है उसमें एग्जाम में। तो अनुच्छेद 40 में ही कहा गया है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिली। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन स्किप हो गया है। अगले इसमें कहा गया था कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो डीपीएसपी में इसका उच्चारण किया गया है, इसको बताया गया है आर्टिकल 50 में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। तो कहा गया है कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? इस ऑप्शन में से कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन, 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, औषधि उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीली पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के कार्य करना। तो ये सारे इन सब में से कौन सा गांधीवादी विचारधारा से रिलेटेड नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा जो है ये गांधीवादी विचारधारा से रिलेटेड नहीं है। अब कौन कौन से हैं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसमें से है अनुच्छेद 40 जो कि बात करता है ग्राम पंचायतों के गठन का, अनुच्छेद 43 जो कि बात करता है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन का, अनुच्छेद 46 जो कि बात करता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों के बारे में, अनुच्छेद 47 बात करता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, मदिरा आदि के औषधीय प्रयोजन पर प्रतिबंध। तो ये 40, 43, 46, 47 इन्हीं को बोला जाता है गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित है? कौन सा सिद्धांत जो है जो उदारवादी विचारधारा से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है न्यायपालिका का तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना, कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, उपरोक्त सभी।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो इसमें से सही चौथा ऑप्शन है उपरोक्त तो सभी। सारे जो हैं जितने ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं तीनों ऑप्शन जो है उदारवादी विचारधारा पर आधारित हैं। अब इससे रिलेटेड अनुच्छेद क्या है? न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण बताता है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 इससे रिलेटेड है। समस्त देश के लिए समान सिविल संहिता को बताया गया अनुच्छेद 44 में। कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के लिए स्मारकों का संरक्षण ये बात की गई है अनुच्छेद 49 में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं सारे टॉपिक, तीनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना। ये सारे रिलेटेड है उदारवादी विचारधारा से। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा रिलेटेड है? पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार से रिलेटेड कौन सा है? सीधा कहने का मतलब पर्यावरण से संबंधित इसमें से कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है 48 का, 51 का, 56 या अनुच्छेद 21। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 का में कहा गया है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार के बारे में, जो कि जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। पूरे अनुच्छेद में आप मेनली एक चीज नोटिस कर लो, कहीं पे भी किसी भी आर्टिकल के का खा इससे रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे अनुच्छेद बाद में ही ऐड किए गए, ये इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, पूरी स्लाइड खत्म हो गई यहाँ पे। तो यहाँ ये वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करो। चैनल पे अगर आप नए विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।